हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट क्लास में। तो आप लोगों ने कभी सोचा है अगर दुनिया में रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या आज हम एग्जिस्ट करते? सोचो, एक प्लांट जो खुद जैसा नया प्लांट्स बना सकता है, या फिर एक टाइनी बैक्टीरिया सिर्फ डिवाइड होके अपने पॉपुलेशन को डबल कर देती है। लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसी प्रोसेस से तो लाइफ कंटिन्यू होती है, फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन। तो कभी ये बात सोचा है कि हम क्यों अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखते हैं, किसी और स्पीशीज के एनिमल जैसा क्यों नहीं दिखते? तो इन बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो आज ना प्लांट्स होते, ना एनिमल्स होते और ना हम। लाइफ एक जनरेशन के बाद पूरा खत्म ही हो जाती। तो हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरीके तक, एक इंटरेस्टिंग जर्नी के थ्रू। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका क्लैरिफाई कर दूंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो तो देखते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही स्मॉल इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। ठीक है, तो अभी देखो इधर लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अभी सोचो कि हमारा जो लाइफ परफॉर्म हो रहा है वो परफॉर्म होने के लिए कुछ एसेंशियल फंक्शंस होंगे ना, जिसके वजह से हमारा लाइफ परफॉर्म हो रहा है। तो हम लोगों के बॉडी में जो फंक्शंस होता है जिसके लिए हम अभी जिंदा है, वो मेनली 3 प्रोसेसेस होता है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है? एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, अगर हम लोग जो फूड इनटेक कर रहा है, फूड हम लोग खा रहे हैं, उसके वजह से ही हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है। और जो एनर्जी मिल रहा है और इसके वजह से हम लोग काम कर सकते हैं, और हम लोगों के शरीर में ग्रोथ भी हो रहा है। अगर न्यूट्रिशन हम लोग ना लेते तो कोई ग्रोथ ही नहीं होता। तो न्यूट्रिशन तो एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो देखो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं, वही फूड को ब्रेक डाउन करके एक एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम अभी रेस्पायर कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग रेस्पायर ना कर पाते तो हम लोगों का तो लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाता। मतलब रेस्पिरेशन ही नहीं है तो वी आर डेड। सो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि हम लोग जो इतना फूड इनटेक कर रहे हैं, और तो उसका तो कोई लास्ट में एक हार्मफुल कोई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ना। इतना सब कुछ हम ले रहे हैं, तो जो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसका रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये 3 मेन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है। तो क्या क्या 3 है? एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो देखो अभी क्या लिखा है इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस टू स्टे अलाइव कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो द मेन लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। Respiration, breakdown of food to release energy. Excretion, removal of harmful waste substances. So these processes are essential for maintenance of life of an individual organism. So ये 3 प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट, आई होप ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का बात आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट में है क्या?
नेक्स्ट में फिर से हम लोगों का डिस्कशन का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन फिर से मैं बोल रही हूँ क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, और जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है देखो कि रिप्रोडक्शन जरूरी है एक स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, पर सर्वाइवल के लिए ये इम्पोर्टेंट, मतलब सर्वाइवल के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब तुम रिप्रोडक्शन के बिना एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही सकता है, पर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो स्पीशी कंटिन्यू होगा तो स्पीशीज का एंड हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो देखो क्या लिखा है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड द न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। सो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, नॉट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। आई होप आप लोगों को समझ में आया है क्या बोलना चाहती हूँ मैं। सो नेक्स्ट में देखते हैं। अभी देखो, अभी बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। मतलब क्या एग्जैक्ट कॉपीज का बात हो रहा है इधर? मतलब एग्जैक्ट कॉपीज तो बोल रहा है, पर क्या एग्जैक्ट कॉपीज? एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपका पेरेंट्स में है जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही तो ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या एग्जैक्टली कॉपी होता है? यही क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऑर्गेनिजम्स हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ नहीं बनाते, उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल डिफरेंसेस आ जाता है। और ये क्यों आता है? ये मतलब एक जब डीएनए कॉपी होता है, मतलब डीएनए क्या है नहीं है वो सब हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको कि डीएनए क्या है। तो डीएनए तो अभी के लिए देखो कि डीएनए कॉपिंग जो होता है वो एकदम परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता और उसमें कुछ एरर्स व चेंजेस आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। मतलब जब ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके समय क्या होता है कुछ एरर्स आ जाते हैं। इसीलिए ये हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट कॉपीज है कि ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। तो अभी देखो, अभी बोल रहा है रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। तो पहले ये बात है कि डीएनए क्या है वो तो हम समझेंगे, तो पहले समझना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, जो चीज हमारा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के ओर ट्रांसफर हो रहा है तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सारे फीचर्स को डिसाइड करते हैं। फीचर्स जैसे कि क्या क्या फीचर्स हो सकता है? हाइट हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है। और ये जेनेटिक मटेरियल का ही एक इम्पॉर्टेंट या मेन एग्जाम्पल होता है डीएनए। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी देखो क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी के सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। तो डीएनए में कौन से इंफॉर्मेशन होता है ये तो हम लोगों के दिमाग में आएगा ही कि डीएनए में कौन से इंफॉर्मेशन होता है। तो एक तो इंफॉर्मेशन होता है फिजिकल ट्रेट्स, यानी दिखने वाले ट्रेट्स, माने दिखने वाले फीचर्स, जैसे कि आपका आई कलर हो गया, आपका हेयर टाइप हो गया, आपका हाइट हो गया। ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रोल क्या है डीएनए का? नेक्स्ट रोल होता है कि बॉडी का काम कैसे चलेगा, मतलब सेल्स कैसे ग्रो करेंगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, नया प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, मतलब बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग का पूरा प्लान डीएनए में होता है। मतलब कैसे फंक्शन होगा एक बॉडी। नेक्स्ट होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस में आता है जीन्स। तो डीएनए का एक छोटा सा एकदम टाइनी सा पार्ट है जीन, जिसे मतलब एक पार्ट को हम बोलते हैं जीन। तो हर जीन में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रहता है, जैसे कि एक जीन डिनोट करता है आई कलर, एक जीन डिनोट करता है हाइट।
ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जीन्स डिनोट्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अभी आता है कि हेरिडिटी, कि डीएनए पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास होता है, इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखते हैं। सो दीज आर द मेन रोल ऑफ डीएनए। तो अभी देखो मैं हमारे स्लाइड्स में क्या लिखा है, रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए क्या होता है, हमने बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल्स। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर क्या, मेकिंग प्रोटीन्स, कंट्रोलिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, ये जो डीएनए है ये ही एक अपने जैसा कॉपी बनाता है, जो कॉपी फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होता है। DNA makes a copy of itself. This copy is passed to the offspring. So I hope आप लोगों को DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जीन क्या है, इस सब में थोड़ा सा आइडिया आया होगा। और नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग और भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इन सब को डिटेल में। तो अभी आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या होता है, ये सब चीज़। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है हम लोगों का, डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन। ठीक है, जो डीएनए कॉपिंग होता है, मतलब जो डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो इसके लिए डीएनए का एक सेम टाइप का डीएनए फॉर्म होगा, कॉपी होगा अपने पेरेंट्स से। तो वो कॉपी बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन होके वो कॉपी होता है, इसीलिए वो 100% रिलायबल नहीं होता। सो इधर क्या लिखा है देखो, डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर नॉट 100% रिलायबल, सो देयरफॉर न्यू डीएनए कॉपीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, दिस लीड्स टू वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स। सो इसके मतलब ऐसे 100% रिलायबल नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, जो डीएनए कॉपीज न्यू होता है वो सिमिलर होता है, उसके पेरेंट्स जैसा ही होता है पर एकदम आइडेंटिकल नहीं होता। तो इसके वजह से क्या होता है, वेरिएशन। एक टर्म देखो आया है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आपको समझना होगा कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन होता है कुछ स्मॉल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करता है। ठीक है, मतलब देखो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी तो किसी का हाइट लंबा है, किसी का हाइट शॉर्ट है, किसी का हेयर कलर ब्लैक है, किसी का हेयर कलर ब्राउन है, डिफरेंट आई कलर है, मतलब पर हम सब तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, सबका आई कलर सेम, सबका हेयर मतलब हेयर का टाइप सेम, ऐसा तो नहीं है ना, सब में कुछ ना कुछ टाइनी डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो इधर क्या लिखा है देखो कि वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी के इंडिविजुअल के अंदर जो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे ही हम वेरिएशन बोलते हैं। तो देखो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है वेरिएशन क्या होता है, और डीएनए कॉपिंग जो 100% रिलायबल नहीं होता, इसीलिए ही डीएनए कॉपीज सिमिलर दिखते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होता। तो चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बंद करी। तो हमने डिस्कस किया कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब है कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होता है, मतलब कि जैसे हाइट का डिफरेंस हो गया, कोई बिहेवियर का डिफरेंस हो गया, ये सब। तो अभी देखते हैं कि इस वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि ये सर्वाइवल में हेल्प करता है। मतलब देखो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर पाते हैं और कुछ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जो अडेप्ट कर पाते हैं वो ही सर्वाइव कर जाते हैं। और क्यों सर्वाइव करते हैं, कि अडेप्ट वेरिएशन के लिए, क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंसेस है। और नेक्स्ट आता है कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन तभी काम करता है जब वेरिएशन हो, जो ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और बाकी जो नहीं, मतलब जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो ग्रेजुअली क्या एलिमिनेट हो जाते हैं।
फिर एक और इम्पोर्टेंस है क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और एक और बड़ा मतलब इसका वेरिएशन का इम्पोर्टेंस है। इवोल्यूशन का ये बेस है, वेरिएशन के बिना कभी इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे न्यू स्पीशीज डेवलप होती है वेरिएशन से। और है कि डिजीज का प्रोटेक्शन, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए कि सब, देखो सब लोग तो सेम नहीं होते, इसीलिए सब डिजीज सबको अफेक्ट नहीं करते। तो कोई डिजीज अगर किसी को अफेक्ट कर रहा है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज में, उस डिजीज के लड़ने का क्षमता रखता हो, तो वो डिजीज उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो क्या, वो जिंदा रहेगा वो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए वो जिंदा रहेगा, तो वो उसका स्पीशीज कंटिन्यू होगा। तो अभी देखो, और एक जो चेंजिंग कंडीशंस में एडजस्टमेंट के लिए भी वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी का जो क्लाइमेट है जो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, कभी टेम्परेचर इधर उधर, मतलब गर्मी कभी सर्दी, बहुत टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है। तो फिर फूड अवेलेबिलिटी, कहीं पे फूड मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा। फिर वाटर का अवेलेबिलिटी, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जैसे कि ड्रॉट हो सकता है, मीटियोर का अटैक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, इन सबको मतलब इन सब के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए कुछ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाए, क्योंकि कोई प्लांट अगर देखो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, कोई प्लांट अगर फ्लड रेजिस्टेंट हो जाए, तो वो सब वो चेंजिंग कंडीशंस में वो अडेप्ट कर सकता है। तो यही सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस है वेरिएशन का। तो अभी देखो क्या लिखा है इधर, वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस कीप चेंजिंग, मैंने वही बोला, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, लाइक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी, फिर नेचुरल डिजास्टर्स आ रहा है, मेटीरियड्स। इफ ऑर्गेनिजम्स वेर आइडेंटिकल, अगर एक मतलब सब ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल होते तो क्या होता, एक सडन चेंज, अगर कोई भी एक छोटा सा भी चेंज आता तो पूरा स्पीशी एंटायरली वाइप आउट हो जाता। बट अब वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, सम इंडिविजुअल स्पीशीज सर्वाइव, कुछ कुछ स्पीशीज सर्वाइव कर रहा है, एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग, एंड दिस इंश्योरिंग व्हाट, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आई होप इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये मैंने जो जो बात बोला है वो आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, और जो नोट्स में है वो पढ़ लीजिए। आई होप जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में इसमें वेरिएशन से, वो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आता है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब डीएनए कॉपिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। सो देखते हैं क्या है। पहला इम्पोर्टेंस है क्या, पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब यही तो मतलब है कि आपका मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक का मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका पेरेंट्स में है वही ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा और उसके जैसा ही दिखेगा। तो देखो अभी क्या बोल रहा है कि डीएनए कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट से ही एक ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, एक पेरेंट से ही एक ऑफस्प्रिंग बनता है। और डीएनए क्या, डीएनए इस पेरेंट से ही कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, और ये ट्रांसफर डायरेक्टली हो रहा है ऑफस्प्रिंग में। तो इसमें उतना ज्यादा वेरिएशन होने का चांसेस कम है, क्योंकि पेरेंट एक ही है, उसमें कोई मिक्सिंग ऑफ जीन्स या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो देखो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट वन और पेरेंट टू, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होते हैं इसमें से डीएनए, पेरेंट वन से कुछ डीएनए आया, पेरेंट टू से कुछ डीएनए आया, दोनों से कुछ कुछ डीएनए आया, फिर ये दोनों मिक्स होके कुछ डीएनए बना जो कि ऑफस्प्रिंग का डीएनए है, ठीक है।
सो ऑफस्प्रिंग का डीएनए है। सो दिस लीड्स टू वेरिएशन, मतलब ये डीएनए में तो कुछ पेरेंट 1 का है, कुछ पेरेंट 2 का है, मतलब एकदम तो पूरा एक ही पेरेंट से नहीं आ रहा ना, इसीलिए मिक्सिंग हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो इधर ही कुछ वेरिएशन होने का चांसेस है। तो देखो क्या लिखा है, बिफोर सेल डिविजन डीएनए मस्ट बी कॉपीड सो दैट ईच न्यू सेल गेट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब सेल डिविजन होने से पहले, मतलब सेल डिविजन एक प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो प्रोसेस होने से पहले आपका डीएनए मस्ट बी कॉपीड, डीएनए कॉपी हो जाना चाहिए सो दैट, क्योंकि जो न्यू सेल बन रहा है उसमें एक पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो। तो ये एक इम्पोर्टेंस है डीएनए कॉपिंग का, क्या, पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल डिविजन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो अभी ये है रोल ऑफ सेल डिविजन। तो सेल डिविजन, तो डीएनए कॉपिंग इधर लिखा है, डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस बिफोर सेल डिवीजन। ये बार बार एक ही बात बोल रहा है, डीएनए कॉपिंग सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड होने से पहले हो जाना चाहिए। सेल डिवीजन का 2 मेन प्रोसेस होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का, जो सेल डिवीजन होता है उसका 2 मेन प्रोसेसेस होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस को हम एक बार में बोल सकते हैं एक सिंपल कॉपी पेस्ट डिवीजन। मतलब क्या, मतलब एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से 2 सेम सेल्स बनता है। ठीक है, एक सेल से 2 सेम सेल्स बनता है। तो इधर क्या होता है, मतलब एक सेल है, इससे 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है, दोनों सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम जैसा ही दिखते हैं। और ये किसके लिए का मतलब क्या फंक्शन है इसका, बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है माइटोसिस। ठीक है, और इनका क्रोमोसोम नंबर देखो, क्रोमोसोम नंबर 2n से डिनोट करते हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एस पेरेंट्स, मतलब ये दोनों सेल का ही 2n करके ही आता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब देखो, अब तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, स्किन सेल्स के रिपेयर के लिए होता है और बॉडी का ग्रोथ के लिए होता है। तो इधर क्या लिखा है देखो, जो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सेल्स, और आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, मतलब पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है डॉटर्स का भी वही क्रोमोसोम नंबर होता है। अब नेक्स्ट आता है क्या, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, एक स्पेशल डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, वो जो रिप्रोडक्शन के लिए ही स्पेसिफिकली काम करता है। मैंने इसमें क्या होता है, एक सेल से 4 डिफरेंट सेल्स बनता है। ठीक है, एक सेल है, एक सेल से क्या बनेगा, 4 न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग। इसमें सेल्स मतलब जो सेल्स बनता है उसमें वेरिएशंस आ जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन के लिए 2 चीज जरूरी होता है, 2 गैमेट्स जरूरी होता है। तो गैमेट्स में क्या क्या होता है, मेल से हमें मिलता है स्पर्म और फीमेल से मिलता है एग, ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इसका पहले पेरेंट का n2n था, वो हाफ होके n हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर का डिवीजन होता है। सो यही इधर देखो लिखा है क्या, मियोसिस में पहले हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, इफ डीएनए इज नॉट कॉपीड प्रॉपर्ली सेल्स मे नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड मे लीड टू डिफेक्ट्स। तो अगर अच्छी तरह से सेल अगर कॉपी ना हो तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा और इट मे लीड टू डिफेक्ट्स। तो देखो, आई होप आप लोगों को ये माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसका थोड़ा सा आइडिया आया है और आप लोग समझ पा रहे हैं ये सब क्या होता है। और ये सेल डिवीजन का प्रोसेस एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, और वो जो डीएनए कॉपिंग, ये बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि डीएनए कॉपिंग सेल डिवीजन से पहले ही होता है, वो बाद में नहीं होगा, क्योंकि सेल अगर डिवाइड हो जाएगा तो डीएनए तो कॉपी अगर नहीं होगा तो वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जाएगा, इसीलिए जो होता है सेल डिवीजन से पहले होता है। तो अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंस क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेनेंस के लिए
आपका डीएनए कॉपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है देखिए, एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर्स। तो एकदम एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। हम लोगों का तो मोटिव यही है ना, जो ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स है वो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है वो अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखते हो, तो ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स। और स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन स्टेबल ओवर जनरेशन, मतलब जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जो स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। मतलब अगर हम लोग ह्यूमंस है तो बहुत जनरेशन तक मतलब हम लोगों का कैरेक्टर्स वही रहेगा, वो अचानक से चेंज नहीं होगा, वो एक स्टेबल मोड में रहेगा। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बिफोर डिवीजन। मतलब डिवीजन से पहले जो सेल एक आइडेंटिकल कॉपी बनाता है डीएनए का, उसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। वो किस में हेल्प करता है? प्रॉपर सेल फंक्शनिंग एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये तो दो बात आप लोग समझ ही गए कि किस में हेल्प करता है, प्रॉपर सेल फंक्शनिंग के लिए और लाइफ का कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि अगर कुछ एरर्स हो जाए डीएनए कॉपिंग में तो क्या होता है। अगर एरर्स हो जाए डीएनए कॉपिंग में तभी आपका वेरिएशन का जन्म होता है। यही बात ना, अगर पूरा सेम आइडेंटिकल हो रहा है तो क्या पेरेंट्स जैसा एकदम पूरा मतलब सिमिलर हो रहा है तो कुछ डिफरेंसेस नहीं हो रहा है तो वेरिएशन तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो कुछ डिफरेंसेस कब आएगा? जब कुछ एरर होगा डीएनए कॉपिंग में। तो errors may occur during DNA copying. These errors produce variations among individuals. Importance क्या? Variation helps in evolution and adaptation. वही मैंने बोला था जब importance में मैंने डिस्कस किया था कि वेरिएशन हेल्प करता है इवोल्यूशन और एडेप्टेशन में। और हाउएवर पर टू मेनी एरर्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर। अगर ज़्यादा एरर्स हो जाए तो इट विल कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया है। तो अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बात हमने कर लिया, तो अब बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या रोल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो डीएनए कॉपिंग इज द मेन प्रोसेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या होता है, एक ही पेरेंट रहता है, उसमें डीएनए जैसे प्रॉपरली मतलब कॉपी होके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, वही मेन प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। इसीलिए देखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से आता है ना, इसीलिए दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। कहाँ कहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है? बैक्टीरिया में दिखाई देता है, अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या है? एमीबा होता है। तो इसमें वेरिएशंस आर वेरी लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीएनए मिक्सिंग। इधर तो एक ही पेरेंट से आता है ना, कोई डीएनए मिक्सिंग का चांस नहीं होता, इसीलिए इधर वेरिएशन ना के बराबर ही होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देख लेते हैं क्या रोल है। इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स क्या होता है? डीएनए इज कॉपीड बिफोर मियोसिस। मियोसिस ही हमारा जो सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जो स्पेशल सेल डिवीजन होता है, मैंने डिस्कस किया है। तो ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस के टाइम क्या होता है? गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेट्स मतलब क्या होता है? एक स्पर्म और एक एग। चलिए ये कहाँ से आता है? ये तुम्हारा मेल से, ये मेल का सिंबल है, और ये आता है फीमेल पेरेंट से। ठीक है, इधर क्रोमोसोम नंबर इसका n होता है, इधर भी n होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना गैमेट्स का क्रोमोसोम नंबर n होता है और बॉडी सेल्स का क्रोमोसोम नंबर आपका 2n होता है। तो गैमेट्स का क्रोमोसोम नंबर हम लोगों ने n लिखा है। चलिए ईच गैमेट इधर लिखा भी है, ईच गैमेट कंटेन्स हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइज, अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होके 2n प्रोड्यूस कर रहा है, एंड यही है आपका ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम नंबर 2n। सो
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स कंबाइंस एंड न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है इसी में ही तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, क्योंकि दोनों डीएनए मिक्सिंग हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस इन डीएनए आ जाएगा। सो इन लोगों में इंक्रीज चांसेस होता है, जो इतना चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए इंक्रीज चांसेस होता है। तो यही लिखा है, दिस लीड्स टू द जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरह से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या रोल है। तो अभी देखें कि क्या है नेक्स्ट में। हाँ, और जो मतलब आज हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस किए वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 मैंने बोला स्टार्ट किया है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये पेज है और ये वाला पेज है। आप अच्छी तरह से एक बार रीड कर लेना ये दोनों पेज। और इसमें नीचे 2 क्वेश्चन भी था जो मैंने डिस्कस कर लिया। एक तो वो वाला क्वेश्चन, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, और एक इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये दोनों क्वेश्चन था, मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आप लोग एक बार अच्छी तरह से पूरा लेक्चर देख लेना और जो मैंने पॉइंट्स बोला है वो नोट्स में ऐड कर लेना, और जो जो मैंने लिखा है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो आई होप आप लोगों को इधर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ये जो मैंने पढ़ा है उससे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं वो सब आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। तो आप एक बार ये 2 पेज अच्छी तरह से पढ़ लेना, और आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट जो लेक्चर है एनसीईआरटी का, मतलब इसके बाद वाला जो पेजेस है वो हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो पढ़ते चलिए हम लोगों के साथ, और थैंक यू सो मच।